नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स की दूंगी, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दर्रा दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं। तो चलिए बताइए, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया मानदर्रा, फिर उसके बाद नाथुला, फिर जोजिला, फिर शिवकिला। तो ए बी सी डी को मैच करिए, बताइए सही उत्तर क्या होगा। मानदर्रा की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बी सी डी तीनों में फोर्थ दिया है। नाथुला की हम बात करेंगे, नाथुला कहाँ पर है, ये सिक्किम में है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट भी दो जगह दिया गया है। जोजिला की बात करेंगे तो ये लद्दाख हो जाएगा, सी का सेकेंड। और डी शिवकिला की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पर हम कुछ और चीजों को देखते हैं। जैसे कि परीक्षा में अगर आपसे पूछे लिपू लेक किधर है, तो आप क्या बताएंगे, उत्तराखंड। मानदर्रा अगर पूछेगा तो उत्तराखंड। नीति पास उत्तराखंड। ठीक है। मूलिंग की बात करेगा तो ये सब कहाँ पर है, ये सब आपकी यूके मतलब उत्तराखंड की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। फिर अभी हमने देखा नाथुला कहाँ पर है, बता दीजिए जल्दी से। नाथुला जो है वो सिक्किम में है। इसी तरीके से जेलेपला पूछेगा तो वो कहाँ पर है, वो भी सिक्किम में है। ठीक है। याद रखिएगा नाथू जी करके याद रखिएगा, नाथू जी कहाँ पर है, सिक्किम में है। आजकल नाथू जी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सिक्किम में है, तो नाथुला और जेलेपला दोनों सिक्किम में है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखेंगे आप कि सिक्किम में एक चीज और याद रखिएगा, लोनार और जेमू। जेमू जो है वो आपका सोर्स ऑफ तिस्ता रिवर है, जो बता रही हूँ परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ, तो एक जगह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इतना आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। और एक हिमाचल प्रदेश वाला बचा है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर याद रखना आपको रोहतांग, बारालाचा और शिवकिला। ये तो मैंने आपको कई टेस्ट में बताए हैं। कैसे बताया कि आपको याद रखना है, एक शिप है, उसमें बैठने के लिए बहुत रोहतांग भरा शिप है, ये रोहतांग भरा शिप। तो क्या हिम्मत चाहिए, तो हिम्मत कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। आपको बस इमेजिन करना है, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जौ का पानी पी बाबू, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए याद करते थे। ठीक है, जौ का पानी पी बाबू। तो यहाँ पे क्या था, हम लोग जब बात करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जोजिला की अगर हम बात करेंगे तो पहले ये आपका जम्मू कश्मीर में था, लेकिन आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 से जो जोजिला है
वो आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, क्योंकि लद्दाख को हमने एक यूटी बना दिया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, बस इतना आप याद रखिएगा। लेपुलेख, मान, नीति और मूल्य ये सब उत्तराखंड में। नाथूजी, नाथुला, जेलेपला सिक्किम में। लोनांग सिक्किम में। जेमू जो कि सोर्स ऑफ तिस्ता रिवर है वो भी सिक्किम में है। रोहतांग, बाराशिप, ठीक है, रोहतांग, बारालाचा और शिवकिला ये सब हिमाचल प्रदेश में है। इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बॉमडिला कहाँ पर है, एक और बता दूं बस, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा है। बॉमडिला कहाँ है, कहाँ पर है, ठीक है, बताइए। बॉमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अब इससे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी आपको, इतना याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है दर्रा से रिलेटेड प्रश्न, इसलिए जितने भी याद आए दर्रे मैंने आपको बता दिया। बॉमडिला, फिर ये बमला, ठीक है, दीपू, दिला, ये सब आपका जो ये है, दीपू है, बॉमडिला है, बमला है, ये सब कहाँ पर है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात की बात की गई है, शिव समुद्रम वाटरफॉल की बात की गई है, ये कहाँ पर है बताइए। ये आपका कावेरी नदी दी गई है। चुलिया की हम बात करेंगे तो चंबल दिया गया है। जोग की बात करेंगे तो कृष्णा नदी दिया गया है। और धुआंधार प्रताप नर्मदा नदी पर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। धुआंधार फॉल की जब हम बात करते हैं तो ये आपका नर्मदा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। जोग प्रपात की हम बात करते हैं, वाटरफॉल की बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ठीक है। चुलिया कहाँ पर है, चंबल पर है, सही है। शिव समुद्रम कावेरी पर है, एकदम सही है। जोग प्रपात किस पर है, शरावती नदी पर है, याद रखिएगा, शरावती नदी पर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्लास, जैसे दर्रा से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, रिपीट होते हैं, उसी तरीके से वाटरफॉल से रिलेटेड भी प्रश्न रिपीट होते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ। जैसे परीक्षा में पूछा गया था हुंडरू वाटरफॉल कहाँ है, ठीक है, हुंडरू, ठीक है, तो आप बताएंगे किस पर है, ये सुवर्ण रेखा पर है और कहां पर है, झारखंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। धुआंधार अभी हमने देखा, ये किस पर है, नर्मदा नदी पर है, कहां पर है, एमपी में है, ठीक है। सिटी ऑफ वाटरफॉल हम किसे कहते हैं, झारखंड को कहते हैं, ठीक है। कुंचिकल फॉल की अगर हम बात करेंगे, परीक्षा में पूछा है कुंचिकल यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक का हाईएस्ट वाटरफॉल है और ये बाराही रिवर पर है, याद रखिएगा ये चीज, बाराही रिवर पर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा कपिल धारा तो अमरकंटक याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। गरसोप्पा पूछता है परीक्षा में कई बार, तो ये आपका शरावती रिवर पर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, कुछ और याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ये पेपर में कई बार पूछ लेता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो आपको लोकटक झील कहाँ पर है बताइए, पता है ना लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुंचिकल फॉल दिया गया है सिमोगा कर्नाटक में, ठीक है। बरेही पानी फॉल जो है वो मयूरभंज उड़ीसा में है, ठीक है। नोकालिकाई फॉल की बात करेंगे तो ये मेघालय में है। दूध सागर जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है, और गोवा में। चलिए इतनी चीजें डिस्कस कर लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे प्रश्न। तीसरे प्रश्न को देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। यहाँ पर सबसे गहरा स्थान की बात की गई है, ट्रेंच की बात की गई है। जावा ट्रेंच, यूरेशियन ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच और आपको दिया गया प्लूटो रिको टेस्ट ट्रेंच, ठीक है।
तो ए बी सी डी में आपको सही मैच करना है 1 2 3 के साथ। बताइए, प्रशांत महासागर की जब हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में आपका मारियाना ट्रेंच है। तो ए का थर्ड, ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने जो भी प्रश्न डिस्कस किए हैं तीनों, वहां से प्रश्न बनते हैं। पहला पास था दर्रा वाला, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपका था जो वाटरफॉल से रिलेटेड प्रश्न था, वो डिस्कस किया हमने। और तीसरा ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओशियन में ट्रेंच की बात कर रहे हैं। तो प्रशांत महासागर, जो मारियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में ही। तो ए का थर्ड हो गया। ए का थर्ड तो आपको एक ही जगह दिया गया है, बी में, और ऑप्शन चेक करते हैं। अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो ये आपका प्लूटो रिको ट्रेंच है, ठीक है, बी का फोर्थ है। इंडियन महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा है, जावा ट्रेंच है, ठीक है, सी का आपका फर्स्ट है। आर्कटिक ओशन की बात करेंगे तो यहाँ पर यूरेशियन बेसिन हो गया, तो बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्लास। यहाँ पर देख लीजिए मैप में, यहाँ पर देख लीजिए जावा ट्रेंच आपको कहाँ दिख रहा है, बताइए जल्दी से बोलिए। जावा ट्रेंच कहाँ दिख रहा है, इंडियन ओशियन में दिख रहा है। मारियाना ट्रेंच कहाँ दिख रहा है, बताइए, पैसिफिक ओशियन में दिख रहा है, ठीक है। प्लूटो रिको ट्रेंच किधर दिख रहा है, अटलांटिक ओशियन में दिख रहा है, दिख रहा है ना, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ सदर्न ओशियन देखेंगे तो इसमें साउथ सैंडविच ट्रेंच है, ये भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मोलोहोल कहाँ पर है, आर्कटिक ओशियन में है। तो अब याद रहेगा मारियाना ट्रेंच इधर है, जावा ट्रेंच इधर है, साउथ सैंडविच ट्रेंच इधर है, प्लूटो रिको ट्रेंच इधर है, ठीक है, और मोलोहोल इधर है, आर्कटिक ओशियन में। चलिए अगला हम देखते हैं फोर्थ प्रश्न। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो किसने कहा है कि मैं खलीफा का सहायक हूँ? बताइए, बलबन ने, कैकूबाद ने, जलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। ABCD में से सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उसके शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। उत्तर क्या सही है? ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, बताइए किस पर आधारित है? नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, या बहुदेववाद पर? बताइए, ABCD में से सही उत्तर क्या है? ब्रह्म समाज की नींव किसने डाली थी, बताइए जल्दी से। ब्रह्म समाज की नींव 1828 में किसने डाली थी? राजा राम मोहन रॉय ने डाली थी, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, RRR, ठीक है। अच्छा, ये किस पे बेस्ड था? ब्रह्म समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था एक ईश्वरवाद की उपासना, मतलब एक देववाद की उपासना, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करना और अवतारवाद का भी खंडन करना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छठवां प्रश्न। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको दिया गया है कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। तो जल्दी से बताइए। 14 जो है वो किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है ना। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो उसमें आएगा 14 में, और यहाँ पर 14 में हम किस राइट की बात करते हैं? बताइए, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आसान प्रश्न है, ए का थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन भी आसान सेट किया गया है। 36 की बात करेंगे तो 36 से 51 तक हम किसकी बात करते हैं? नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, DPSP की बात करते हैं ना। तो 36वां आपका 4 हो जाएगा, तो बी का 4th हो गया। 74 की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 368 में हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको हाई स्पीड, अच्छा यहाँ पे यूनिट्स दी गई है, ठीक है, उच्च वेग की बात की गई है, तरंग दैर्घ्य की बात की गई है, दाब की बात की गई है, एनर्जी की बात की गई है। तो ये तो आसान प्रश्न लग रहा होगा आप लोग को ना। तो चलिए बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा?
अगर हाई स्पीड है तो हम उसको किस में मेजर करते हैं, उसको मैप में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ए का फर्स्ट दो जगह दिया गया है, देख लीजिए बी और सी में, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य तो आपका एंगस्ट्रॉम दिया गया है, देखिए दो जगह, ये भी आपका एकदम सही है। दाब की बात करेंगे तो दाब का यूनिट क्या है, पास्कल है। ऊर्जा का क्या है, जूल है। तो यहाँ पर तो आपका सी सही हो गया, 1 2 3 4। आसान प्रश्न था ये भी क्लास। यूनिट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। आज का प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन जो है वो अधिकतम कुशलता पूर्वक जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लोरेला, बाघ, केचुआ या फिर कसकुट्टा। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्लोरेला जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ए आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्लोरेला अधिक से अधिक कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वस्तुतः क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। ये एक हरित शैवाल की एक प्रजाति है जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% होती है। चलिए 9वें प्रश्न को हम देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। अब ये तो क्लास बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है कि विश्व में बोला गया है, ठीक है। विश्व में, अगर भारत में बोला गया होता तो यहाँ पर उत्तर आपका बदल जाता, ठीक है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर आपका, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, GS बुश या फिर BP पाल। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पर विश्व में हरित क्रांति की जनक है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए क्लास, एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि बोरलॉग को जो नोबेल प्राइज है वो किसने मिला है। तो याद रखिएगा, बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पीस में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एग्जामिनर ने क्या किया था, पीस दिया था और दे दिया था एग्रीकल्चर। तो ज्यादातर स्टूडेंट नॉर्मन बोरलॉग उनको पता था कि वो जो है उनको हम हरित क्रांति के जनक कहते हैं, तो एग्रीकल्चर में उनको नोबेल पुरस्कार दिला के चले आए। लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेसिफिकली नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। हम साइंस की बात करते हैं, हम आर्ट की बात करते हैं, हम लिटरेचर की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये गलत हो गया था, याद रखिएगा। अगर भारत में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की जनक कौन है, भारत के कंटेक्स्ट भारत में हम बात करेंगे हरित क्रांति के जनक, नोबेल पुरस्कार की नहीं, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, MS स्वामीनाथन बताएंगे, याद रखिएगा। चलिए आसान प्रश्न था, वैसे आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को आता होगा। 10वां देखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन की बात करते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है बताइए, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, JM कीन्स या फिर गुनार मिर्डल। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है बताइए। दी वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। तो 10th का ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए 1776 में प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन की लेखक जो है वो स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। चलिए 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु जनसंख्या का भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। फिर से मैं पढ़ूंगी, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण जन क्षेत्रों में न्यूनतम है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम की बात की गई है। लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ इन्फेंट पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। तो सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर दिया है, केरल दिया है, पंजाब दिया है और हरियाणा दिया है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो केरल है।
बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग न्यूनतम है, ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर में 17.5% है, पंजाब में 11.2, हरियाणा में 13.2 ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है। यहाँ पर केरल आपका सही उत्तर था। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न। डायमर भाषा बांध किस क्षेत्र में है? तो बताइए, अलेप्पो में, ठीक है, सिचुआन में, बलूचिस्तान में, या फिर गिलगित बलूचिस्तान में? डायमर भाषा बांध की बात किया गया है यहाँ। ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? डायमर भाषा बांध जो है वो पाकिस्तान चीन द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। तो थोड़ा हिंट मिला आपको, तो ये कौन सा होगा आपका? गिलगित बलूचिस्तान रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 13 प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे प्रोटोकॉल दिए गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया है आपसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन किससे रिलेटेड है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। अब ये सब चीजें मैंने आपको कितनी बार बताई है, बहुत बार बताई है। तो देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जब भी हम बात करते हैं तो हमें ओजोन याद आता है। ओजोन को कंजर्व करने की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ए का थर्ड हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात करते हैं। डी का फर्स्ट हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन में आपको पता है एजेंडा 21 आया था, ठीक है, एजेंडा 21। और जब हम ब्रेंटलेट रिपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हम SDG की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। याद रखिएगा SDG गोल, एजेंडा 30 जो ये है आपका, यहाँ पे SDG गोल याद रखिएगा आप। यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेंटलेट रिपोर्ट में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट? तो बताइए, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट क्या है? सुमात्रा है, बोर्नियो है, जावा है, या फिर श्रीलंका है? ग्रेट निकोबार की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार की सबसे निकट जो है वो है सुमात्रा, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा क्लास, मैंने आपको पहले भी बताया है, अंडमान निकोबार वाला जो पोर्शन है वो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है। वहां पे कौन कौन से ट्राइब्स हैं आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है जो मैंने डिग्री चैनल्स के बारे में आपको बताया था, वो भी वहां के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़िएगा जरूर क्लास में। जो चीज मैं बोलती हूँ इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखा करिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार की हम बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा जो अंडमान निकोबार है वो किसका एक्सटेंशन है? बताइए, अंडमान निकोबार किसका एक्सटेंशन है? तो अराकन योमा का है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अंडमान ग्रुप की अगर हम बात करें तो अंडमान ग्रुप को मेनली हम 4 मेजर आइलैंड में डिवाइड करते हैं, पता है ना, मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। याद रखिएगा, इन 4 उसमें हम डिवाइड करते हैं अंडमान को, जिसमें से जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो है मिडिल अंडमान। ये याद रखिएगा ये भी। और 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको सेपरेट करता है? अंडमान को, बताइए, निकोबार से। क्या बताएंगे? 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, 8 डिग्री बताइए, 8 डिग्री भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से, दोनों में MM है, ठीक है। मिनिकॉय को मालदीव को मिनिकॉय से सेपरेट करता है 8 डिग्री। 10 डिग्री जो है अंडमान को निकोबार में सेपरेट करता है। और 9 डिग्री जो है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, 9 डिग्री किसको किसको सेपरेट करता है? ये आपका होमवर्क है। चलो 15 टेस्ट को देखते हैं, बताइएगा। अब 2-3 टेस्ट से आपको होमवर्क नहीं मिला है, तो 9 डिग्री आपका मिनिकॉय को किससे सेपरेट करता है आपको ये बताना है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, बस आपको एक
चीज लिखनी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। अब यहाँ पर अमगुरी, लाजगढ़, कामटी, खेतरी, यहाँ पे कर लीजिए, खेतरी इसको करिए, ठीक है। फिर उसके बाद बेल्लारी। बताइए अंगूरी कहां पर है, ये स्थल कहां पर है? असम में है। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, सही है। लाजगढ़ की बात करेंगे, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए, सही है। कामटी लिखा है, कामटी जो है वो महाराष्ट्र में है। किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए नहीं, कोयले के लिए, कोल के लिए, ठीक है। और बेल्लारी की बात करेंगे तो ये आपका, इसको रहने दीजिए, हिंदी वाले को लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। बेल्लारी जो है वो आपका कर्नाटक में है और किसके लिए फेमस है? लॉ अयस्क के लिए फेमस है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी आर, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे अभी आप कामटी कर लीजिए, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। कामटी महाराष्ट्र कोयले के लिए फेमस है। अगला देखते हैं हम लोग 16 प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या में भी क्लास देखिए, अंगूरी असम पेट्रोलियम के लिए, लाजगढ़ उड़ीसा बॉक्साइट के लिए, कामटी महाराष्ट्र कोयले के लिए, बेल्लारी कर्नाटक लॉ अयस्क के लिए। 16 प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको रिवर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको डैम दिए गए हैं। अब ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है देख लो जल्दी से। कोलोराडो, दामोदर, नील, जाम्बेजी। हमने डिस्कस भी किया है आपसे कई बार ये प्रश्न। तो आप लोग मुझे बताइए उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बताइए जल्दी से। जब हम बात करते हैं कोलोराडो, तो कोलोराडो बांध जो है, कोलोराडो नदी पे कौन सा बांध है? सॉरी, कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है आपको बताना है। तो कोलोराडो पे आपका है कुबर, एका फोर्ट, एका फोर्ट एक ही जगह दिया गया है। फिर उसके बाद दामोदर रिवर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पंचेत हो गया, ठीक है, बी का थर्ड हो गया। नील की बात करेंगे तो यहाँ पे असवान हो गया और जाम्बेजी पे करीबा हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए, अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखनी है जो कि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी फॉल पूछा जाता है। अभी हमने जो फॉल डिस्कस किया है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में वाटरफॉल डिस्कस किया था, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। जैसे नियाग्रा फॉल जो है, निगारा फॉल जो है वो कहाँ पर है बताइए? वो सेंट लॉरेंस पर है, याद रखिएगा, ठीक है। रॉटरडैम अगर पूछेगा, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा है, रॉटरडैम किस पर है? तो वो राइन नदी पर है। अभी हमने डैम को डिस्कस किया है तो यहाँ पे रॉटरडैम याद रखिएगा, ठीक है। करीबा डैम किस पर है? अभी हमने डिस्कस किया है जाम्बेजी पर। जाम्बेजी पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जाम्बेजी पर विक्टोरिया फॉल भी है, ठीक है। करीबा डैम भी है, विक्टोरिया फॉल जो है वो किस पर है? जाम्बेजी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा कि लिविंग स्टोन फॉल किस पर है, परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपका कॉन्गो रिवर पर है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे और भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टेस्ट में। आप लोग परेशान मत होइएगा, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते हुए चल रहे हैं। 17 को हम देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है बताइए? कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में या फिर अष्टाध्यायी में? बताइए कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है ए है। यहाँ पर स्तूप का अर्थ जानते हैं क्या है? किसी वस्तु का ढेर। अगला देखते हैं 18 प्रश्न। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास पर विशेष जोर दिया था किसने?
बालिकाओं की शिक्षा को विशेष जोर दिया गया किस फील्ड में? किसने ने किस फील्ड में? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को? अंडर कमीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर, प्राइमरी एजुकेशन पर। 18 का सही उत्तर आपका क्या है? सी। देख लीजिए, 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में आपके हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला देखते हैं हम 19 प्रश्न। 19 प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये कल भी हमने डिस्कस किया है। सेक्युलर शब्द की बात की गई है। सेक्युलर शब्द जो है वो प्रीएम्बल में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? 25th, 42nd, 44th या फिर 52nd? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? जो सेक्युलर शब्द है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्दों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। 20वां प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए बताइए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा बड़ा है तो समय ले सकते हैं आप। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सीडेशियस मीटिंग एक्ट की बात की गई है, तो बताइए 1908 दिया गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? तो चलिए देखिए, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम ये क्या है? ये आपका 1908 में आया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में सही है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में एकदम सही है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं, 1907 में आया था और यही सेडिशियस चार्ज लगाकर बाल गंगाधर तिलक को जेल में भी बंद किया गया था, सेडिशन का चार्ज लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 21वां प्रश्न। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताइए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है, इनसे रिलेटेड प्रावधान किस उसमें किया गया है? 338 में, 337 में, 334 में या 339 में? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका ABCD में से सही उत्तर जो है वो है ए, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो आया था, उसमें क्या बोला गया कि 338 और अब से 338A जोड़ा गया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इसके बाद आपका राष्ट्रीय आयोग जो है वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा। हम व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, मूलतः अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था। मतलब दोनों ही जो आपके आयोग हैं उनको आर्टिकल अनुच्छेद 338 में ही मेंशन किया गया था, लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू हमने अनुच्छेद 338 को जोड़ा, ऐड किया, ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया तथा अनुसूचित यहाँ पर जो आपका यहाँ पर अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था थी। ये चीज समझ में आ गया हो गया आपको? मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है मुझे लगता है आप लोगों को। ये याद रखिएगा, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न को हम देखते हैं। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? ठीक है, इन्फेक्शियस है, मतलब पूछा गया संक्रमणीय है, बताइए। फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर या फिर काउ पॉक्स? तो ABCD में से सही उत्तर आपका क्या होगा यहाँ पर?
तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1, 2, 3, 4 चारों है, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर है। 23rd प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए, वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। तो कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन जो है वो वायु में नहीं पाई जाती है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। 24 देखते हैं, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1945 में, 1980 में, 1985 में, 1988 में। तो बताइए फसल बीमा योजना कब आई थी? 1985 में। सी का 24 का सी सही है, सी सही है, ठीक है। सी का 1985 जो है वो आपका सही उत्तर है। 25 देखते हैं, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी कब? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई थी, तो ये अप्रैल 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अनाउंस किया गया है 2000 में। तो 25 का ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 26। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था कब? 1979 में, 61 में, 89 में या फिर 69 में? अब देखिए क्लास, जो भी प्रश्न अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एकदम डायरेक्ट प्रश्न है आप, तो यहाँ पर इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो है वो वर्ष 1989 में घोषित किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सी सही उत्तर है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी की बात की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, वाटर प्यूरिफिकेशन में या फिर सब। अब क्लास नैनो टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग हम मेडिसिनल उसमें भी कर सकते हैं, मेडिसिन में भी, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर है। इधर जो भी प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो 27 का डी आपका सही उत्तर है। 28 देखते हैं, अब ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो इसको आराम से पढ़िएगा। पारिस्थितिक तंत्र की बात की गई है, ठीक है, इकोसिस्टम की बात की गई, और आपको बताना है इकोसिस्टम से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। बताइए, या जैविक एवं अजैविक संगठनों से युक्त है। मैंने कितनी बार बताया है, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक है वो जैविक है, जिसमें जिन चीजों में भी जीवन है वो आपकी बायोटिक कंपोनेंट में है। हम, आप, जीव, जंतु, ठीक है, सब बायोटिक कंपोनेंट में। जीवन है तो बायोटिक कंपोनेंट में। अजैविक है, जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गई, पानी हो गया, ये अजैविक घटक में आते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम में दोनों घटक होते हैं, एकदम सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, हाँ, इसकी अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है। जब बायोटिक कंपोनेंट है तो वो अबायोटिक कंपोनेंट के जो जैविक घटक है वो अजैविक घटक की मदद से प्रोडक्शन करेंगे ना। अब ऑफस्प्रिंग, इनके बच्चे पैदा होंगे या डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, ये सब चीजें, ये तो प्रक्रिया है, तो स्वयं की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। या एक खुला तंत्र है, ज्यादातर परीक्षा में जब पूछा जाता है तो यही पे गलत कर देता है, क्या दे देता है, या एक बंद तंत्र है। नहीं, जो इकोसिस्टम है वो आपका एकदम खुला तंत्र है, ठीक है। आपको पता है इसमें नए स्पीशीज आते हैं, कुछ स्पीशीज मरते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी होता है नए स्पीशीज का और कुछ मरते भी है, तो ओपन सिस्टम है। जैविक घटक के अंतर्गत मृदा, खनिज, लवण और अपघटक सम्मिलित हैं। अभी मैंने आपको बताया जहां पर भी जैविक है मतलब जीवन है, बायो मतलब क्या है, लाइफ है, तो इसमें आपके जो लिविंग कंपोनेंट है वो आएंगे, ठीक है। सॉइल, मिनरल सॉल्ट भी, ये सब जो है सॉइल, मिनरल सॉल्ट, ये सब आपके अजैविक घटक में आएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। डीकम्पोजर आपका बायोटिक कंपोनेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत है? डी आपका गलत है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। 29 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से
किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो बताइए, ब्रह्मपुत्र और गंगा के, तापी और ब्यास के, ब्रह्मपुत्र और सिंध के, सिंध और गंगा के। तो ये इसका उत्तर आप लोग मुझे दीजिए। ये एक अच्छा प्रश्न है। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत का हिमालय क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा क्लास, यहाँ पर अगर हम नदियों की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चलिए 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले पढ़ाया था प्रयाग के बारे में, पंच प्रयाग के बारे में, याद है? बताइए, पंच प्रयाग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं पंच प्रयाग में तो आपको याद रखना है सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के बाद देव प्रयाग। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग में मैंने आपको बताया था यहाँ पे विष्णु जी, तो धौली गंगा, जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग में मिलती है, धौली गंगा अलकनंदा से। यहाँ पे अलकनंदा होगा, ये तो आप सभी को पता है। अलकनंदा की बात करें तो ये कहाँ से इमर्ज होती है? सतोपत ग्लेशियर से, पता है ना ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ पर नंद प्रयाग की बात करेंगे तो आपको नंदाग्नि, ये तो आसान है, नंदाग्नि नंद प्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम कर्ण प्रयाग की बात करते हैं तो पिंडार गंगा मिलती है। ठीक है, रुद्र प्रयाग की हम बात करेंगे तो यहाँ पे नंदाग्नि, और हम बात करेंगे देव प्रयाग की तो भागीरथी। याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो अपनी नोटबुक में ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप बनाइए। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए जब आकर मिलती है धौली गंगा, तो धौली गंगा मतलब यहाँ पर आपका विष्णु प्रयाग है। ठीक है, विष्णु प्रयाग हो गया। जब नंदाग्नि आकर मिलती है तो नंद प्रयाग हो गया। जब पिंडार गंगा आके मिलती है तो क्या हो गया? कर्ण प्रयाग हो गया। ठीक है, जब मंदाकिनी आके मिलती है तो क्या हो गया यहाँ पर आपका, बताइए जल्दी से, यहाँ पर आपका रुद्र प्रयाग हो गया। और जब आपका भागीरथी आके मिलेगी तो देव प्रयाग हो गया। और गंगा जो है वो प्लेन्स में एंटर करती है, कहाँ से? गंगा एंटर्स इन प्लेन फ्रॉम हरिद्वार। ये चीज भी याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया, परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसलिए। अच्छा, यहाँ पर आपको जो रिवर्स हैं, हम लोग यहाँ पे हिमालयन रिवर्स की बात तो करते ही हैं, आपको पेनिसुलर रिवर भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, जो पेनिसुला में आपकी फ्लो करती है साउथ रीजन में, क्योंकि परीक्षा में वो भी पूछ लेता है। अभी हमने आज जैसे डिस्कस किया आज से नर्मदा के बारे में, मैंने आपको बताया कि कपिल धारा जो वाटरफॉल है वो किस नदी पर है, जल्दी से बताइए, रिवाइज करिए। कपिल धारा वाटरफॉल किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल की बात करेंगे, ये किस पर है? ये भी आपका नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? ठीक है, नर्मदा नदी पर। इतनी चीजें क्लियर हुई ना क्लास? तो आपको सब याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं 30th प्रश्न को। रिंग ऑफ फायर, ये भी प्रश्न हमने डिस्कस किया है तो इस पे ज्यादा समय नहीं दूंगी। यहाँ पर देखिए क्या है, अर्थक्वेक, रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ पर भूकंप आता है, वॉल्केनिक इरप्शन आता है और बहुत जल्दी जल्दी आता है। रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड फॉरेस्ट की आग नहीं है, तो 4th गलत है आपका। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? 1, 2, 3 है। ठीक है, 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है। समझ में आ गया ना? चलिए 31st को हम देखते हैं। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की बात की गई है, IIVR। IIVR कहाँ पर है? बनारस में है, सही है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर है? कानपुर में है, सही है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में है। यहाँ पे CISH जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये श्रीनगर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? D आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 32nd। निम्नलिखित में से किस स्रोत में
अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो किसमें उल्लेख मिलता है बताइए कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो अशोक के समय में हुई थी। अशोक के अभिलेख में, दीपवंश में, महावंश में या दिव्यावदान में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? दीपवंश और महावंश में इसका उल्लेख मिलता है। डी आपका जो है वो सही उत्तर है। देखिए, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसकी की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र ने। अगला देखते हैं 33rd प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह नगर कौन सा था? कटक था, कलकत्ता था, मिदनापुर था या फिर मुर्शिदाबाद था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, तो बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर। और अगर मैं आपसे पूछूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन कौन से सेशन को प्रिसाइड किया था, तो आप कौन कौन से सेशन बताएंगे? एक त्रिपुरी सेशन बताएंगे ना, और एक हरिपुरा सेशन बताएंगे। ठीक है, हरिपुरा सेशन में 1938 में इन्होंने प्रिसाइड किया था, त्रिपुरी सेशन में 1939 में, और इसी में बाद में क्या हुआ? विवाद हुआ और इन्होंने अपनी अध्यक्षता त्याग दी और आगे चल के इन्होंने 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 34। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है ना। संविधान की आत्मा किसे बोला गया है? इस अनुच्छेद को बताइए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू इक्वालिटी को, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं, संवैधानिक उपचार की बात करते हैं, तो इसकी बात अनुच्छेद 32 में की गई है, 32 में किया गया है, पता है ना। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संचय उपचार की व्यवस्था है। तो यहाँ पर अगर आपका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? अरे ये तो कल हमने डिस्कस किया है ना, कल नहीं उसके पहले जब भी डिस्कस किया है, लेकिन डिस्कस किया है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है वो 27, 28, 29, 30 कब हुआ है? मैंने आपको बताया था कि 28 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा उद्घाटन। लेकिन अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 में की गई है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, तो आपका टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप में से कितने स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया मैम ज्योग्राफी के और साइंस के ज्यादातर क्वेश्चंस कराइए। तो आज तो हमने ज्योग्राफी के कई क्वेश्चंस को डिस्कस किया, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किए। अगर आपको टेस्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर मैं आज टेस्ट में आपको यही कहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण रोल किसको प्ले करना है? आपको प्ले करना है। परीक्षा में आप बैठेंगे, मेंस में आप बैठेंगे, इंटरव्यू में जब पीसीएस का होगा तो आप अपीयर होंगे। ठीक है, तो आपको अपनी पढ़ाई करनी है, हम आपको राह दिखा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। और क्लास अपने प्रति वफादार रहिए, रोज पढ़िए। ठीक है, एक भी दिन गैप मत करिए।
कभी कभी बहुत जैसे मन नहीं करता है कि अब ना पढ़ें, मेरे साथ के जो लोग हैं वो अभी जॉब कर रहे हैं या फिर वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम उतना नहीं एंजॉय कर पा रहे। ये सारी फीलिंग्स खाली आपके साथ, ये जो सब ये फीलिंग्स आती है ना, ये खाली आपको नहीं आती है, ये सबको आती है जो लोग तैयारी वाले फेज में रहते हैं। आप टॉपर से भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो बहुत सा दिन ऐसा जाता था जिस दिन लगता था कि अरे क्या चल रहा है, जीवन में तो कुछ रह ही नहीं गया, पता नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे भी कि नहीं इतनी परिश्रम के बाद। ठीक है, तो ऐसा दिमाग में सबके आता है। लेकिन मैं यही कहूंगी आपको, जो लगातार मेहनत को जारी रखता है, जो हर दिन अपने आप से कहता है कि नहीं मैं सफल होऊंगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसी को सफलता मिलती है। जिसने बीच में अपनी रेस रोक दी वो तो पहले ही बाहर हो। तो अपनी रेस को मत रोकिए। अगर आपने तैयारी में आप उतरे हैं और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं तैयारी करने में लाखों बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम में, लेकिन कुछ ही बच्चे सिलेक्टेड होते हैं ना। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि लाखों बच्चे उतरते तो है, कुछ लोग पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन, कुछ लोग तीसरे दिन, कुछ लोग प्रीलिम्स में। ठीक है, लेकिन जो लोग लगातार मेहनत करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब भी मन उदास हो, ठीक है, तो शांत रहिए, कुछ अच्छे पॉजिटिव उसको लेक्चर्स को सुन लीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, हाइड्रेटेड रखिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, आपको पढ़ाई ही खुशी देगी। इस समय मॉक टेस्ट लगाइए, जिस दिन भी मॉक टेस्ट में ज्यादा स्कोर होगा ना, उस दिन आप देखिए आपको कोई भी चीज इतनी खुशी नहीं देगी जितना ज्यादा खुशी आपको मिलता है जब मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर होता है। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो अपना एनालिसिस रोज करिए, ये चीज याद रखिएगा। अपने आप को रोज एनालाइज करिए कि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है कि नहीं। और इस चीज को एनालाइज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। खाली पढ़ते रहना इससे भी कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो चीज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है क्लास, तो चलिए अब आज के सेशन को यही एंड करेंगे। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। आपके लिए ये जो समय है वो बहुत बहुमूल्य है। तो बस इतना ही मुझे आपसे कहना था। लास्ट में मैं आपसे यही कहती हूँ कि अपने पे भरोसा रखिए, पढ़ाई करिए, सफलता जरूर मिलेगी और बिल्कुल भी हताश मत होइए। धन्यवाद क्लास। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिपोर्ट एग्जाम के साथ बने रहिए।